जी भाई, अब हम देखते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 14। तो ये जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 14 है, ये हम पढ़ते हैं और है ये अगेंस्ट सेल्स मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंस से रिलेट। सवाल मुझे देखने में लंबा लग रहा था, तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं इसमें आगे फंसे ना। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं, अगर आपको सवाल की लॉजिक दे पाया तो उस सवाल की लॉजिक से ही हम काम चला लेंगे। देखिए जी, सीएबी कंपनी ऑपरेट्स एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम एंड सेल्स three products B, R and K which are substitutes for each other. The following standard selling price and cost data relate to these three products. B, R, K इन्होंने यूनिट सेलिंग प्राइस भी बता दिया हमें, डायरेक्ट मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है, डायरेक्ट लेबर कितना कंज्यूम हो रहा है। जी भाई, तो हमने यूनिट सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनको हम तीनों ही चीजें इन्होंने हमें बता दी हैं, तीनों प्रोडक्ट्स की बता दी हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि जी बजटेड फिक्स ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द लास्ट पीरियड वाज 81,000। अच्छा, दिस वाज एब्जॉर्ब्ड ऑन अ मशीन आवर बेसिस द स्टैंडर्ड मशीन आर फॉर ईच प्रोडक्ट एंड द बजटेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट फॉर द लास्ट पीरियड आर एज फॉलोज। ये भी उन्होंने बता दिया कि जी स्टैंडर्ड आर कितने लगते हैं और बजटेड सेल्स मेरी कितनी है। अच्छा जी, अब हम आगे चलें। तो ये सवाल कहते हैं कि जी एक्चुअल वॉल्यूम एंड सेलिंग प्राइसेस फॉर द थ्री प्रोडक्ट्स इन द लास्ट पीरियड वेयर एज फॉलोज। सो इन द लास्ट पीरियड वेयर एज फॉलोज। बीआरके का इन्होंने बता दिया कि सेलिंग प्राइस ये कितने का बेचा है और कितनी क्वांटिटी बेची है। कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर ओवरऑल सेल्स फॉर द लास्ट पीरियड। सेल्स प्राइस वेरिएंस इज वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, सेल्स मिक्स प्रॉफिट वेरिएंस, सेल्स क्वांटिटी प्रॉफिट वेरिएंस। एक तो आप ये ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे लफ्ज कंट्रीब्यूशन के बजाय प्रॉफिट का यूज हुआ है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज हो रही है। और जब हमने अपना लेक्चर शुरू में बनाया था, बिल्कुल पहला लेक्चर जब हमने दिया था, तो हमने उसमें यही कहा था कि जी जब सेल्स की बात होती है तो हम प्राइस यूज करते हैं, वॉल्यूम की बात आती है तो मार्जिन यूज करते हैं। लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करें तो उसमें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो वहां हमें फिर प्रॉफिट यूज करना पड़ता है। और यही हमने टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 6 की जब हमने एग्जाम्पल की थी, तो उसमें भी हमने यही किया था कि देखिए हमने यहाँ पे 17,500 750 को 50 हमारा प्रॉफिट पर यूनिट आ रहा था, तो हमने उससे मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमें प्रॉफिट का नंबर चाहिए होता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स वेरिएंसेस अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। तो जी यहाँ पर भी यही है कि हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करनी है तो हमें वो नंबर चाहिए होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि इन्होंने आपको हमें मशीन आर और ये सब चीजें भी दे दी हैं। तो जब मैं प्राइस वेरिएंस यूज कर रहा हूँ तो उसमें तो मैं कर जाऊंगा ऐसे ही, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्वांटिटी का क्या गैप है। क्वांटिटी तो मेरी एक्चुअली होगी, और मेरा जो उसका गैप है प्राइस का, वो मेरे सामने है, तो मैं बड़े आराम से प्रोडक्ट लेवल पे प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन जब वॉल्यूम वेरिएंस की बात आती है तो वहां मुझे प्रॉफिट चाहिए, वो तो यहाँ कहीं एक्सप्लिसिटली दिया हुआ ही नहीं है, वो तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे एब्जॉर्प्शन रेट भी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने मुझे फिक्स्ड ओवरहेड्स दे दिए हैं। अब फिक्स ओवरहेड्स अगर दे दिए तो सारी कैलकुलेशन तो मुझे खुद बनानी पड़ेगी ना। यही वो टेक्निकलिटी है जो इस सवाल में दी गई है कि भाई इन्होंने कहा है भाई पहले आप हमारे गिवन डेटा की मदद से ये सारी चीजें बनाओ, स्टैंडर्ड की, बजट की, और उसके बाद हमें ये चार फॉर्मूले जो हमने आपको वेरिएंसेस बोले ये कैलकुलेट करके दो। तो हम शुरू करते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। आई विल ट्राई टू मूव अ बिट फास्ट। जो हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, ओ यार, या फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कहें, तो हमें वो कैलकुलेट करना होगा। मुझे इतना पता है कि मेरी जो फिक्स कॉस्ट है, जो लास्ट ईयर थी, वो 81,000 है। कुछ और डाटा तो दिया नहीं गया कि जी 10% से बढ़ा दी गई है या कम कर दी गई है कुछ, तो मुझे 81,000 ही अपनी फिक्स कॉस्ट एज्यूम करनी होगी। इस 81,000 को मुझे पर आर डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो इन्होंने खुद कहा है कि दिस वाज एब्जॉर्ब्ड ऑन अ मशीन आर बेसिस। तो मैं मशीन आर बेसिस पे करूंगा, और वो मशीन आर मुझे दिया हुआ भी नहीं है, दिया हुआ भी है नीचे यहाँ पे। तो मुझे देखना पड़ेगा कि जी टोटल मशीन आर कितने हैं जिन पे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो देखें यहाँ पे जो मेरी क्वांटिटी आ रही है बजट की, वो है 10,000, जिस पर 0.3 आर लग रहा है। 13,000 आर के जो यूनिट्स हैं उन पे 0.6 आवर्स लग रहे हैं, और के के ऊपर जो 9,000 यूनिट्स मैंने प्लान किए हैं बनाने के लिए, उसमें 0.8 आवर्स लग रहे हैं।
तो मेरे टोटल अवेलेबल आवर्स हैं कितने में कि मैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालूं। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब टोटल आवर्स मैंने निकाल लिए, तो वो आए मेरे 18,000 रुपए, 18,000 घंटे आ गए। तो मैंने यहाँ पे यही 18,000 घंटे ले लिए, इज इक्वल टू 81,000 अपॉन 18,000। तो मेरे पास 4.5 पर यूनिट का रेट आ गया, 4.5 यानी कि ₹4.5 पर मशीन आर। मशीन आर ही है ना, हाँ मशीन आर। मेरा ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आ गया। मैं एडिंग भी डाल दूं यहाँ पे। अब हमारा अगला काम ये होगा कि हमें इस बी, आर और के की प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो मेरे वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेशन की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अगर कॉस्ट की बात करूं, तो सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ बी। तो इन्होंने कह दिया जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से भी पहले हम सेलिंग प्राइस ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस वो आ रही है जी मेरे पास 14, 15 एंड 18, स्टैंडर्ड जो मेरी प्राइस है, जो मैंने बजट भी कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब जो मेरी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो मेरी आ रही है इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8। ये देखें, इन्होंने कहा है कि जी 3 किलो केजी यूज होते हैं 1.8 पर केजी के हिसाब से। सेकंड में वो कहते हैं 1.25 केजी यूज होते हैं 3.25 के हिसाब से। 1.25 केजी इंटू 3.28 के हिसाब से। और के प्रोडक्ट के बारे में वो कहते हैं कि जी 1.94 केजी इंटू 2.5 के हिसाब से। ये देखें लास्ट वाले में इन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी। तो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी आ गई। अब मेरे पास जो डायरेक्ट लेबर है, हम उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक चीज जो मैं पहले भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, यहाँ इन्होंने पर यूनिट जिक्र किया तो हमारे लिए आसान था। लेकिन अगर ये बोलते जी पर 100 यूनिट्स, पर 1000 यूनिट्स, तो हमें अपनी कैलकुलेशन को किसी एक सिंक्रोनाइज करके पर यूनिट पे लाना पड़ता, वरना हम गलत कैलकुलेशन कर रहे होते। अच्छा जी, अब ये कहते हैं जी पॉइंट डायरेक्ट लेबर जो है ये 0.5 पर आ रहा है। आधे घंटे में काम होता है और 1 घंटे के 6.5 रुपए लगते हैं। तो लेबर को 3.25 जा रहे होंगे। आर के केस में वो कहते हैं जी 0.8 आवर्स लगते हैं, मल्टीप्लाई बाय इसको भी 6.5 ही देते हैं क्योंकि लेबर हमारी एक ही है। और तीसरी प्रोडक्ट पे 0.7 आवर्स लगते हैं और अगेन 6.5। तो मेरी डायरेक्ट लेबर भी मेरे पास आ गई। डायरेक्ट लेबर के बाद इन्होंने वेरिएबल ओवरहेड्स का तो कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन सीधा फिक्स्ड ओवरहेड्स का जिक्र कर दिया। ये जो मेरे ओवरहेड्स का इन्होंने जिक्र किया है, ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ 4.5 पर मशीन आर। तो 4.5 पर मशीन आर मल्टीप्लाई बाय बी को 0.5 आर चाहिए होता है। अच्छा जी, और आर को 0.8 आर चाहिए होता है, तो 4.5 इंटू 0.8। और के को यहाँ लिखा हुआ है 0.7 आर चाहिए होता है। देखिए इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं ये तीनों के आर्स। तो हम इज इक्वल टू इनको 0.7 आर मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो ये 3.15 इनकी फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट आ गई। अब ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई जिसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन बनाऊंगा। तो अगर आप मेरी ये कॉस्ट देखें तो यहाँ पर यहाँ पर एक चीज है जो मैंने भी गलत की। मैंने क्या किया, डायरेक्ट लेबर आर के हिसाब से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की, जबकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है मशीन आर के हिसाब से। हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन तो मशीन आर के हिसाब से की थी। तो मैं माय अपोलॉजीज, मैं दोबारा कर देता हूँ। मैंने 4.5 का रेट लिया था मल्टीप्लाई बाय 0.3 फॉर बी, 4.5 का रेट मल्टीप्लाई बाय 0.6 फॉर आर, और 4.5 का रेट मल्टीप्लाई बाय 0.8 फॉर के। तो इस तरह मेरी जो टोटल कॉस्ट है, वो टोटल कॉस्ट कितनी बन गई मेरी,
ये मैंने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फिक्स्ड ओवरहेड्स तीनों को ले लिया। मिस्टेक मुझसे ये हुई थी कि मैंने मशीन आर की बेसिस पे अगर एब्जॉर्प्शन रेट बनाया तो डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टोटल कॉस्ट निकाल ली। एक मिनट, मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी सहूलत हो जाए। तो मेरे पास जो प्रॉफिट आया वो 14 - 10 आ गया, यानी कि ₹4। ये मेरा प्रॉफिट आ गया ना बी का। इसी तरीके से आर का निकालूंगा तो आ गया 3, के का निकालूंगा तो आ गया 5। ये मैं देख लूँ राउंडिंग राउंडिंग ऑफ एरर गैप तो नहीं है। फोर नहीं जी, इसमें राउंडिंग ऑफ गैप नहीं है, ये फुल अमाउंट्स में ही आ रही है। अच्छा जी, अब जब मेरे पास प्रॉफिट आ गया तो इसका मतलब है मैं इस काबिल हो गया कि मैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकाल सकता हूँ। बट सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इन्होंने मांगा है सेल्स प्राइस वेरिएंस। तो जिस सीक्वेंस में इन्होंने हमसे मांगा है उस सीक्वेंस में ही हम इनको जवाब देते हैं। जी, तो सबसे पहले इन्होंने हमसे कहा है कि आप सेल्स प्राइस वेरिएंस बता दें। अगेन प्राइस वेरिएंस की बात है, इसका मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी की बात हो रही है। ये हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं जब हमने फॉर्मूला याद करने की कोशिश की थी। तो हम इसी कंसेप्ट को यहाँ भी यूज करेंगे बी आर और के लिए। तो हम बी आर और के लिए ये कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले हम ये आए क्या कहते हैं, बी आर और के लिख लें यहाँ पे, लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल पे बनाया हुआ है तो यही चल जाएगा। तो हमारे पास जो प्राइस है स्टैंडर्ड, वो आ रही है ये स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ वो हमें इन्होंने दी भी है स्टैंडर्ड प्राइस। एक मिनट, हाँ जी, 14, 15 एंड 18 जो हमने भी ऊपर ऑब्जर्व किया। तो हम इसको स्टैंडर्ड प्राइस ले लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस के बाद मैंने यहाँ पे इंसर्ट की अपनी एक्चुअल प्राइस, वो भी इन्होंने मुझे यहाँ दी भी है। ये देखें, ये एक्चुअल प्राइस ये ऑलरेडी मुझे दे चुके हैं। तो वो हमने रखी 14.5, 15.5 और 19। मैंने इनका वेरिएंस निकाल लिया। वेरिएंस अगेन हम पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू है तो एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड हो जाएगा और जवाब पॉजिटिव में आएगा अगर तो वो फेवरेबल होगा। वेरिएंस मेरा निकल गया। अब मैं देखूं मेरी एक्चुअल क्वांटिटी क्या थी। तो मैं अपनी एक्चुअल क्वांटिटी को अगर देखूं तो वो यहाँ थी 9,500, 13,500 और 8,500। तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने एक्चुअल क्वांटिटी भी दे दी है। ये देखें, अब मैं वेरिएंस ऑलरेडी निकाल ही बैठा हूँ। तो ये मैंने 0.5 इंटू 9,500 और ये वेरिएंसेस भी मैंने तीनों प्रोडक्ट्स के निकाल लिए और तीनों पॉजिटिव है। तो ये फेवरेबल वेरिएंसेस ही हैं। ये यानी कि, और देखने में भी नजर आ रहा है कि मेरे पास फेवरेबल वेरिएंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरी एक्चुअल प्राइस तीनों केसेस में मेरी स्टैंडर्ड प्राइस से ऊपर है। और अगर मैं टोटल ना फेवरेबल टोटल ले लूँ इनका, लेट सपोज कि यहाँ मैंने टोटल ले लिया तो मेरे पास जो टोटल वेरिएंस आ रहा है वो 20,000 का फेवरेबल वेरिएंस आ गया। ये मेरा सेल्स प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट हो गया। अच्छा जी, अब हम अब कैलकुलेट करेंगे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए दो कंपोनेंट होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, सेल्स मिक्स प्रॉफिट वेरिएंस, सेल्स क्वांटिटी प्रॉफिट वेरिएंस, और इन दोनों को ही सम करेंगे तो सिर्फ वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस आ जाएगा। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं। फिर इन्होंने कहा है पहले आप सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस कैलकुलेट करें। तो अच्छा है, हम कर लेते हैं जी, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। जी,
प्रॉफिट वेरिएंस के लिए हमारे पास जो अगेन बीआर के तीनों प्रोडक्ट का कैलकुलेट करना है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता था वो वही था कि हम एक्चुअल क्वांटिटी और बजटेड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते थे अपने प्रॉफिट से, तो मेरे पास ये वेरिएंस निकल आता था। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ रही है वो मैं ऊपर लिख चुका हूँ, तो मैं वही रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास बजटेड क्वांटिटी कितनी आ रही है, जो बजटेड क्वांटिटी है वो मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में मुझे दी हुई है 10,000, 13,000 एंड 9,000। 10,000, 13,000 एंड 9,000। अगेन एक्चुअल माइनस बजट, मैं वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा। पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल, नेगेटिव आएगा तो एडवर्स, और फिर मैं एक्चुअल की जो मेरा प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास एक्चुअल का प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ऊपर, 4, 3 एंड 5। अच्छा जी, अब जब ये मेरा कैलकुलेट हो गया तो मैं अब जब वेरिएंस कैलकुलेट, अब जब मैंने फेवरेबल एडवर्स वेरिएंस कैलकुलेट, तो डिफरेंस इन क्वांटिटी था ना ये, तो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट लेवल पे वेरिएंस आ गया। अगेन पॉजिटिव है तो फेवरेबल, नेगेटिव है तो एडवर्स, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि अगर रेवेन्यू है तो एक्चुअल माइनस बजट करें, पॉजिटिव जवाब आए तो फेवरेबल मान लें। जब मैं इन सबका टोटल करता हूं तो मेरे पास वॉल्यूम वेरिएंस निकलता है एडवर्स 3,000। अच्छा जी, ये अगर तीनों का मैं टोटल कर रहा था। अच्छा, अब ये मेरे पास इससे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी निकल गया। अब मुझे तीसरा जो इनका क्वेश्चन है वो ये है कि आप कैलकुलेट करें सेल्स मिक्स प्रॉफिट वेरिएंस। सेल्स मिक्स प्रॉफिट वेरिएंस क्या करता था, वो कहता था भाई एक्चुअल क्वांटिटी उठाओ, हमने जो पढ़ा है, और उसका एक्चुअल मिक्स उठाओ। यानी कि ये इन एक्चुअल मुझे कह रहा है कि जी एक्चुअल सेल्स उठा लो, तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मिक्स। एक्चुअल क्वांटिटी मुझे ऊपर दी हुई है, इनटू एक्चुअल मिक्स। इनटू एक्चुअल मिक्स तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मिक्स ऑलरेडी वही है जो एक्चुअल क्वांटिटी है यहाँ पे, तो मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ। अब वो मुझे कहते हैं नहीं जी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स लें। उसके लिए मैंने देखा कि जी एक्चुअल क्वांटिटी मेरी टोटल थी 31,500, तो 31,500 मल्टीप्लाई बाय मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ रही है, ये बजटेड क्वांटिटी अगर आप देखें, मेरी बजटेड क्वांटिटी वो आ रही है 32,000, तो इज इक्वल टू 31,500 मल्टीप्लाई बाय 10,000 अपॉन 32,000। तो मुझे पता चल गया कि मेरी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स फॉर प्रोडक्ट बी आ गई 9844। अच्छा जी, इसी तरीके से मैं ये कैलकुलेट करूंगा फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, अगेन 31,500 टोटल है मेरी, उसको स्टैंडर्ड मिक्स में 13,000 अपॉन 32,000, और यही काम मैं प्रोडक्ट के साथ भी करूंगा कि 31,500 मल्टीप्लाई बाय 9,000 अपॉन 32,000। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स आ गया मेरे पास। अब मैंने इसका गैप निकाल लिया तो मुझे क्वांटिटी वाइज गैप मिल गया। अगेन एक्चुअल माइनस बजट करता हूँ, तो एक्चुअल इंटू स्टैंडर्ड करूंगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट लेवल पे मेरे पास निकल आया क्वांटिटी का गैप, मिक्स का क्वांटिटी मिक्स गैप ना। ऑब्वियसली इसका टोटल जीरो ही होगा। अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, हमने देखा था हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऑलरेडी हम ऊपर किए बैठे हैं। तो ये जी स्टैंडर्ड प्रॉफिट यहाँ पे अगेन ये देखें 4, 3 एंड 5 हमसे कैलकुलेट करवाया गया था, हमने वो भी रख लिया। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इस क्वांटिटी मिक्स गैप को, तो हमारे पास सेल्स मिक्स प्रॉफिट वेरिएंस आ गया। इसका अगर हमने टोटल किया तो हमें पता चला कि जी ये एडवर्स वेरिएंस है क्योंकि नेगेटिव है। हमने एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड किया था। अच्छा जी। उसके बाद ये तीसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, इसके आगे मैं लिख भी दूं। अच्छा जी, अब हमारी चौथी रिक्वायरमेंट थी सेल्स क्वांटिटी प्रॉफिट वेरिएंस। तो ये जी, इसका क्या तरीकेकार है जी, हम पढ़ चुके हैं कि जी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स, यानी कि पहले फार्मूला से जो आ रहा था, और फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कि बजटेड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बजटेड क्वांटिटी यहाँ एक ही चीज है, इनटू स्टैंडर्ड मिक्स। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये दोनों कंपोनेंट्स तो मेरे पास रेडीली अवेलेबल हैं। कैसे? ये एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स, ये तो मैंने यहाँ से ले ही लिया। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स, ये जब वॉल्यूम वेरिएंस मेरे पास आ रहा था तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे बजटेड क्वांटिटी दी हुई थी। अब अगर मैं इसका गैप निकालता हूँ अगेंस्ट एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, तो मेरे पास तीनों में ही नेगेटिव वेरिएंस आ रहा है। इसको मैं अगेन मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने स्टैंडर्ड प्रॉफिट से, जो मैंने ऊपर आइटम पूरे एक एक कंपोनेंट की मदद से कैलकुलेट किया है। ये हम देख चुके हैं अगेन। तो 156.25 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर यही हमने इसी तरह आर का भी किया और के का भी किया। तो हमारे पास टोटल सेल्स क्वांटिटी प्रॉफिट वेरिएंस आ गया, जो कि 1937 बना। ये भी एडवर्स बना। अच्छा जी, अब हम अगर चाहें तो हमने ऊपर जैसे पहले क्वेश्चंस में देखा था, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे हमने पढ़ा था ये ऑल्टरनेटिव मेथड के तहत हम किस तरीके से, अगर हमें आई प्रोडक्ट लेवल पे ना कैलकुलेट करना हो, टोटलिटी में कैलकुलेट करना हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें प्रोडक्ट लेवल पे दी हुई है, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम उस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा जी, अब मुझे ऑल्टरनेटिव मेथड के लिए मुझे मालूम है कि मुझे वेटेड एवरेज प्राइस चाहिए होगी, जो इस क्वेश्चन में तो मुझे नहीं दी गई। अब मैं वेटेड एवरेज प्राइस की कैलकुलेशन पहले मुझे बनानी पड़ेगी, लेकिन उस वेटेड एवरेज प्राइस की कैलकुलेशन के लिए मेरे पास कंपोनेंट्स मौजूद हैं। मुझे हर चीज का प्रॉफिट दिया हुआ है, मुझे उसकी क्वांटिटी दी हुई है, तो मेरे लिए ये कोई इतना बड़ा इशू होना नहीं चाहिए। तो हम यहीं पे कैलकुलेशन बना लेते हैं। बी, आर और के, ये तीनों हमारे प्रोडक्ट्स थे। तो मुझे इतना पता है कि जी 4 इसका प्रॉफिट था, इनटू यहाँ हम कर चुके हैं बजटेड क्वांटिटी 10,000। इसी तरीके से हमने आर का और के का तीनों का कर लिया। हम इसका टोटल भी ले लेते हैं। चलिए, हमने जब टोटल लिया है, एक मिनट। अब हम वेटेड एवरेज प्राइस निकालने के लिए इस 124 को, जो हमने टोटल क्वांटिटी यहाँ ली है 32,000, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास 3.88 का वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया तीनों प्रोडक्ट्स का मिलाकर। अच्छा जी, ये हमें लिख भी देते हैं यहाँ पे कि ये क्या चीज़ है। ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, जो हमें चाहिए होता है इस सेल्स क्वांटिटी वॉल्यूम वेरिएंस के लिए। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं
अगेन तरीकेकार वही होगा, मेरी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है। मेरी एक्चुअल क्वांटिटी आई थी 31,500। मेरी बजटेड क्वांटिटी कितनी है, ये आई थी मेरी 32,000। एक्चुअल माइनस बजट, नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स वेरिएंस होगा, लेकिन ये क्वांटिटी का डिफरेंस है। एडवर्स वेरिएंस क्वांटिटी का एडवर्स वॉल्यूम डिफरेंस आ गया। इसको मैंने जो यहाँ पे वेटेड एवरेज मार्जिन कैलकुलेट किया है अभी, मैं इससे इससे मल्टीप्लाई कर दूं 1937, तो देखेंगे मेरा वही सेल्स क्वांटिटी प्रॉफिट वेरिएंस आ गया जो मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूँ। ये जो मैंने ऑल्टरनेटिव मेथड यूज किया है, ये मैंने सेल्स क्वांटिटी प्रॉफिट वेरिएंस के लिए यूज किया है। अगर मुझे यही मेथड सेल्स मिक्स प्रॉफिट वेरिएंस के लिए भी कैलकुलेट करना हो तो भी पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड प्रॉफिट तो दिया हुआ है। फॉर्मूला मेरा क्या होता है मिक्स का, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंड एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड मिक्स, तो फर्क तो मिक्स का ही आ रहा है ना यहाँ पर। और मैं मल्टीप्लाई किससे करता हूँ उसको, स्टैंडर्ड प्रॉफिट से। तो यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन है कि जो मैंने ऑलरेडी अपने जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसके अंदर तो इस चीज को बिल्ट इन कर दिया है कि मेरे पास किस प्रोडक्ट का कितना मार्जिन है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी को तीनों प्रोडक्ट से माइनस कर लेता हूँ। यानी कि ये मेरा एक्चुअल माइनस बजट, ये तीनों का मैंने कैलकुलेट किया। और मेरी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रही है वो तो तीनों में ही है, मैं वो तीनों में स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपनी रख लूंगा। और वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरी 500 का गैप है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। क्वांटिटी वेरिएंस में 500 का मेरा गैप है। मैं इन तीनों को अगर 500 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी मेरे पास ये देखें यहाँ पे ये मेरी जो प्राइस है ये है स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस ना, जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है। तो मैं स्टैंडर्ड को वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और क्वांटिटी को मैंने अकॉर्डिंगली 500 ही रखा है। तो मेरे पास 1062 का वेरिएंस आ गया है। अब यहाँ पे आपको ये फेवरेबल की शक्ल में लग रहा है, एडवर्स की शक्ल करने के लिए हमारे पास फिर वही तरीके कार है जो हम कर रहे थे। ये इस तरीके से हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड पे भी ये जवाब आ जाता है। हमारे पास सेल्स मिक्स वेरिएंस का भी जवाब, प्रोडक्ट लेवल पे जब हम कैलकुलेशन बना रहे होते हैं तो उसका भी जवाब आ जाता है। क्वांटिटी वेरिएंस भी हमने दोनों तरीकों से करके देख लिया। तो इस सवाल में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं इसको फिर मजीद क्लैरिफाई कर दूंगा। स्पेशली ये जो हमने येलो हाईलाइटेड एरिया किया है, मुझे लग रहा है कि इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अगेन इसमें हम, मैं दोबारा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज को माइनस किया ताकि मेरे पास वेटेड एवरेज, मुझे पता चल गया कि मेरी कॉस्ट का, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट से गैप कितना आ रहा है। इस गैप पे को मैंने क्वांटिटी पे सिर्फ अप्लाई किया, तो इससे मेरा प्राइस वेरिएंस आ गया।
ओवरऑल बेसिस पे तो मेरी प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड यूज हो रहा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड हिल गया मिक्स की वजह से। इसीलिए मैंने इनका आपस में गैप निकाल के क्वांटिटी के गैप से मल्टीप्लाई किया। तो शायद ये बेहतर अंदाज था आपको बताने के लिए। तो आप स्टिल इसको गौर करें, इसके क्वेश्चंस करें मजीद, और फिर कोई मजीद कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। इसकी कोई और रिक्वायरमेंट तो नहीं है इस सवाल की फोर्थ के बाद? नहीं जी। तो फिर उसके बाद मैं भी फिर प्लानिंग एंड ऑपरेशन वेरिएंसेस की तरफ आता हूँ। आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए।